अब सूर्य शनि आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है, जी। बिल्कुल दिला सकती है। और लेकिन सूर्य शनि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक सैद्धांतिक मित्रता, क्योंकि हम लोग तीन तरह की मित्रता तो देख लेते हैं, नैसर्गिक देख लेते हैं हम लोग, मित्रता शत्रुता देख ली हमने, उसके बाद तत्कालिक देख ली, लेकिन सैद्धांतिक तो हम लोग भूल जाते हैं जी। कि सूर्य शनि है तो पिता पुत्र, जी। पिता पुत्र का नुकसान एक लेवल तक कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। आदरणीय प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी जी, प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपका नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। हम लोग नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भारतवर्ष के जितने भी ज्योतिष के आचार्य हैं उन लोगों के जीवन की जर्नी और एक एक्सपीरियंस और किस प्रकार से ज्योतिष में आना हुआ, हम यह सारी चीजें जान रहे हैं। और जिसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आने वाले जो युवा हैं, जो ज्योतिष के इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं अथवा ज्योतिष में आने वाले हैं, तो उन सभी लोगों को आप लोगों का जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे। तो आदरणीय, किस प्रकार से आपका मतलब ज्योतिष में आगमन हुआ? मेरा ज्योतिष में आना एक तरह से एक एक्सीडेंट था। मैं किसी के पास एक मीटिंग में बैठा हुआ था, और मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद एक छोटा सा हमारे पास ब्रेक सा था। वो ब्रेक में उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद उसने मेरे बारे में कुछ घटित जो हो रहा है मेरे साथ चल रहा है, जो मैं परेशानी में था उस समय, उसने उसका एक प्रेडिक्शन सा किया। जी। तो मेरे को बड़ी जिज्ञासा हुई कि उसने ऐसा कैसे किया। तो मैंने उनसे पूछा कि महानुभाव, आपने मेरे बारे में जो बताया ठीक बताया, आपने कैसे बताया? तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके कुंडली का निर्माण किया, और कुंडली के निर्माण से मैंने देखा कि क्या घटित चल रहा है, इस समय ग्रह चाल क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या परेशानी हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपके बारे में एक प्रेडिक्शन करना किया। जी। तो उसके बाद मेरी जिज्ञासा इस एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं धीरे धीरे इसके अंदर घुसता चला गया, और मैं इसकी तरफ खींचता चला गया, और मैंने पढ़ने की ठान ली, और मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी। पहले एक पंडित जी से सीखा, फिर उनके बाद एक और गुरु जी के पास गया, और करते करते मैं करीबन 8-10 लोगों के पास अलग अलग टाइम पे गया, और उनसे जो भी ज्ञान हो सकता था मैंने उनसे लिया, और मैंने वो सीखा। तो आज मुझे 13-14 साल हो गए सीखते हुए, और मैं सीखते हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ज्ञान ऐसा है कि ये कभी ख़त्म होने वाला तो है नहीं। जी। इसमें 100% परफेक्शन, मास्टरी मुझे नहीं लगता किसी की हो सकती है। हाँ, टाइम के साथ साथ आप मास्टरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जितना आप बढ़ते जाएंगे आपकी प्रोडक्शन उतनी अच्छी होती जाएगी, और आपकी एनालिसिस उतनी अच्छी होती जाएगी। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ग्रंथों में भी इसके बारे में जिक्र है, और ये इतना बड़ा ज्ञान है जहाँ पे हम लोग नक्षत्रों के, ग्रहों के चाल से आपके ऊपर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी कोई इवेंट आपके ज़िंदगी में घटित होने वाला हो, चाहे शादी रिलेटेड हो, चाहे बच्चा होने वाला हो, या एजुकेशन रिलेटेड हो, इससे आप बहुत सारी चीज़ों का पहले ही पूर्ण भाव कर सकते हैं, और आने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं, और कुछ हद तक उन रेमेडीज़ के थ्रू कुछ बुरा होने वाला तो उसको अब कम भी कर सकते हैं। मैं ख़त्म करना तो नहीं बोलता, लेकिन आप कम कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अगर बुरी होने वाली हैं, तो उसको आप उसका उपचार वर्ड ठीक नहीं रहेगा, उपाय करने से उसका जो है डेफिनेटली असर कम हो जाता है, और कई बार बुरा असर बिल्कुल भी नहीं होता। जी। ज्योतिष में आने के बाद में क्या बदलाव आपके जीवन में आए? मेरे बदलाव में ये आया कि मैं थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा चला गया। अच्छा। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। पहले जैसे मैं शायद 5 मिनट या 10 मिनट पूजा पाठ करता था, तो धीरे धीरे मुझे नहीं पता चला, धीरे धीरे कम मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया, और मैं जो 5-10 मिनट के लिए करता था वो 1 घंटा 1.5 घंटे तक भी चला गया। तो वो बड़ा रेगुलर हो गया पूजा पाठ की तरफ में। जी। जब ज्योतिष में आपने शुरुआत की तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये विज्ञान उलझनों से भरा हुआ है, या ये बहुत ज़्यादा
जी बहुत ज्यादा। मैंने इसलिए बोला ना, ये बहुत कठिन विज्ञान है जी और इसमें इतनी सारी पद्धति हैं जिसको मैं टेक्निक्स बोल सकता हूँ। इतनी सारी पद्धति और इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि अलग अलग टेक्निक से, जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी मार्ग किसी जगह पे अगर आपको जाना है तो अलग अलग तरह के मार्ग हो सकते हैं और अलग अलग तरह के मार्ग के माध्यम से आप किसी जगह पे जा सकते हो। और वो मार्ग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कठिनाइयों से बड़ा भी भरा भी हो सकता है और एक हाईवे की तरह बिल्कुल स्मूथ मार्ग भी हो सकता है। ये पूरा डिपेंड करेगा कि आपको कौन से मार्ग का पूरा पता है जी और कितना आप उसको अनुभव कर चुके हैं। अगर पहले अनुभव कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस मार्ग पे जाना, क्योंकि आपका देखा हुआ मार्ग है। वो देखा हुआ मार्ग है तो आपको पता है कि आगे क्या क्या आने वाला है, मैं कितनी स्पीड से जा सकता हूँ, कहाँ स्पीड ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ज्योतिष भी एक तरह से उसी तरह से मेरे हिसाब से काम करता है। इसमें जितनी भी पद्धति हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पे, आपकी किस में मास्टरी है, किस में आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है। और मेरा मानना है कि आप एक या दो पद्धति के ऊपर काम करें, ज़्यादा पद्धति सीखने की कोशिश मत करें, क्योंकि रास्ता सारा वहीं लेके जाता है, प्रोडिक्शन सारी वैसी की वैसी ही आती हैं। सिर्फ देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका अलग है। तो आप स्वयं कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानते हैं? सबसे अच्छी कहना बड़ा मुश्किल काम है ये, सबसे अच्छी पद्धति, लेकिन सब पद्धतियों की जननी मैं कह सकता हूँ। और उसके बिना कोई पद्धति काम नहीं करेगी, वो वैदिक ही है। फंडामेंटल्स, बेसिक, नींव, कुछ भी आप कह लीजिए, वो वैदिक है। अगर वैदिक में अगर आपकी मास्टरी है, वैदिक के अगर आप बेसिक्स आपको क्लियर आते हैं, वैदिक के फंडामेंटल्स आपको आते हैं, तभी आप किसी भी पद्धति में काम कर पाएंगे। चाहे आप लाल किताब की बात कर लीजिए, चाहे कृष्णामूर्ति पद्धति की बात कर लीजिए, चाहे नारायणी ज्योतिष की बात कीजिए, सबकी जननी वैदिक ही है। वैदिक से ही सब हुआ है और वैदिक से ही बाकी सारी पद्धति निकली हैं। और एक तरीका है अलग अलग जगह, अलग अलग मार्ग लेके वहाँ पहुँचने का। जी, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ लग्न कुंडली से ही फलित करते हैं, ओके। और बहुत से लोग कहते हैं कि लग्न कुंडली से कुछ नहीं होता, बाकी सारी चीजें देखना जरूरी है। अन्य अन्य मत हैं, तो पर मतलब क्या आपकी विचारधारा है? हाँ, देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग, मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं, अपने अनुभव किए हैं, जो सिर्फ लगन कुंडली देखते हैं। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं भी लगन कुंडली के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन लगन कुंडली के अलावा मैं भाव चलित जरूर देखता हूँ, नवाश कुंडली में साथ में देखता हूँ। और जब ग्रहों की बात आती है तो मैं ग्रहों के नक्षत्र भी साथ में देखता हूँ। तो अब जितनी, मैंने बोला ना, जितनी पद्धति, जितनी टेक्निक साथ में मिलाते जाएंगे, आपकी प्रोडिक्शन उतनी सुदृढ़ होती जाएगी। अब सिर्फ लगन कुंडली से कोई अगर प्रोडिक्शन करता है तो मेरा मानना है कि वो 100% सही नहीं हो सकता। इसके साथ बाकी के वर्क चार्ट भी देखने जरूरी हैं। जैसे आप दशमांश की बात करें या किसी और वर्क चार्ट की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर प्रश्न के बारे में अगर बात हो रहा है, अगर उसका चार्ट देख लें तो एक तरह से मेरा ये मानना है कि आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, जो मैं लगन कुंडली से जो मैंने एनालिसिस किया है वो एनालिसिस ठीक है। वो चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप कम से कम भाव चलित साथ में रखते हैं, नवाश कुंडली साथ में रखते हैं, दशाएं अगर आप सही से देख पाते हैं और दशाओं को समझ सकते हैं, और इसके अलावा गोचर कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोचर कुंडली की तरफ ध्यान नहीं देते तो आपकी प्रेडिक्शन 100% गलत हो सकती है, बिल्कुल 180 डिग्री उल्टी हो सकती है। जी, एक बहुत बड़ा जो एक सवाल उठता है मन में, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी इस ट्रस्ट, यानी कि ये जो हम लोग नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इसके पीछे की जो सोच है वो डॉक्टर गुप्ता जी की है। ओके। बेसिकली डॉक्टर गुप्ता जी एम्स से एमबीबीएस उन्होंने की, उसके बाद में यूएस गए, वहां से अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और अच्छा। आध्यात्मिक हैं। तो उनके मन में एक प्रश्न था, कि जब एक पेशेंट 10 डॉक्टर्स के पास जाता है तो 10 डॉक्टर्स की प्रिडिक्शंस लगभग सिमिलर होती है, रिपोर्ट्स लगभग सिमिलर होती है, मेडिसिन लगभग सिमिलरिटीज में आती है। पर जब हम एक चार्ट लेकर के 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं
तो उनकी प्रिडिक्शंस में बहुत फर्क आता है ज्यादा बहुत। डिफरेंस आ जाता है। तो इसका कोई खास कारण है, कोई वजह है? इस इसके बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहली बात, किसी अपने बंदे की जो जो प्रोडिक्शन कर रहा है उसकी अपनी नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी नॉलेज के साथ साथ उसकी एनालिसिस, मैंने शुरू में बताया कि ये एक साइंस है जी और इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं जो आपको मन में करनी होती हैं, और वो कैलकुलेशंस के साथ तभी आप पॉसिबल हो सकता है जब आपको पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके सारे क्लियर हों। और वो कैलकुलेशन आप कितना सही कर पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबका अपना देखने का नज़रिया एक है, सबका अपना देखने का तरीका अलग हो सकता है, सबकी अपनी कैलकुलेशंस अलग हो सकती हैं। इसलिए एक एक जगह नहीं आप पहुंच सकते, सारे जने एक जगह नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक तरह के कैलिबर की, एक तरह के नॉलेज की अगर 4 या 10 एस्ट्रोलॉजर्स को बिठाएंगे तो जी मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि वो एक टाइम पे वही प्रोडिक्शन निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सही उसी पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं अगर 1-2 साल के अनुभव वाले बंदे को 10 साल या 20 साल के अनुभव वाले बंदे के साथ बिठाऊंगा तो बहुत फर्क होगा जी। वो 20 साल वाला शायद देखते ही पहचान जाएगा कि कुंडली में इस समय क्या घटित हो रहा है, इस समय इस जातक के साथ क्या दिक्कत है। लेकिन 2 साल वाला बंदा अ, वो शायद ऊंच नीच ही बताता रह जाएगा कि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का ग्रह है, और उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत बेसिक नेचर के बारे में बात कर सकता है, या अपनी तरफ से ही विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो इसीलिए वो कुंडली में फ़र्क आ जाता है। जबकि साइंस की मैं बात करूँ, विद्या की बात करूँ, तो विद्या आपको एक ही जगह लेके जाएगी, वो एक ही जगह लेके जाएगी, एक ही तरह के रिजल्ट आएंगे अगर आपने अच्छे से उसको सीखा है, अच्छे से अनुभव किया है तो। ओके। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नजदीक जाएं? हम्म। क्या राय रहेगी? ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि शायद मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन है ये। जी उसका कारण ये है कि मैंने 14-15 साल बहुत स्ट्रगल किया। जी मैंने आपको बताया शुरू में ही कि मैं 8-10 अलग अलग गुरुओं के पास गया। किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला, मैंने ये भी बात बोली थी उस समय। जी यानी कि मुझे पूरा ज्ञान किसी एक गुरु से नहीं मिला। जी अगर पहले आप शास्त्रों की बात करें तो आपने पुरानी कथाओं में शास्त्रों में पढ़ा होगा कि लोग एक एक गुरु बनाते थे, जी और वो गुरु उनको ले जाता था, अध्यात्म की ओर ले जाता था, और तब तक साथ देता था जब तक कि वो खुद से खुद उस लेवल तक, तो गुरु के लेवल तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु के चरणों तक भी अगर आप पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब गुरु को लगता था कि हाँ ये अब अपने आप चल सकता है, तब जाके गुरु साथ छोड़ते थे। और गुरु के पास जितना ज्ञान होता था वो सिर्फ अपने पास नहीं रखते थे, वो आगे ज्ञान बांटने में विश्वास रखते थे। आज की डेट में ज्योतिष एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, एक व्यापार बन गया है। जी इस बिजनेस व्यापार में ज्ञान नहीं लोग देना चाहते। मुझे ये भी नहीं पता कि सबको पता है कि आपने या किसी ने भी इस जीवन में, ऐसा तो है नहीं आपने जाना नहीं है, सबने जाना है। तो क्या आप ज्ञान को साथ लेके जाओगे क्या? ज्ञान को बांट के जाओ आगे आगे लोगों को, ताकि आपको भी याद रखा जाए, एज ए गुरु याद रखा जाए। और जो आपने विद्या, हर आदमी की अपनी टेक्निक्स होती हैं, पढ़ने का तरीका होता है, वो आप सिखा के जाएं ताकि लोग भी आपको याद रखें और विद्या भी सालों साल, हजारों साल चलती जाए। लेकिन वो नहीं है, व्यापार ज़्यादा है। पंडित लोगों के पास जाओ तो वो आपकी शनि चल रही है जी, शनि भारी हो रहा है जी, राहु चल रहा है जी। ये नहीं बोलेंगे कि राहु नहीं आपको दे सकता क्या? मैंने राहु की जातक वालों की दशाओं में लोगों को बहुत तरक्की करते हुए देखा है। शनि की जातक की दशा वाले चल रही है और उसको मैंने इंडस्ट्रीज बनाते हुए देखा है। तो लेकिन ये घबराना, डराना राहु केतु के नाम से, शनि के नाम से, ये कब तक? ये गलत है। और अब जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग इस ज्योतिष की तरफ आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो टाइम आएगा जब लोग इसको समझेंगे और अंधविश्वास से हटेंगे और मानेंगे कि हाँ विज्ञान है। और इस विज्ञान को आप
क्या कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है अगर आप सीखना चाहें और उसको को प्रोफेशनल बना सकते हो। और आपको प्रोडिक्शन क्या होने वाला है, क्या घटित हो रहा है या जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, उसका भी आप निकाल के उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है, उसके उपाय भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ लोगों ने बिजनेस बना रखा है, इसको माइंड सेट जो है चेंज करना पड़ेगा, लोगों का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। मैं मान सकता हूँ कि ब्राह्मण लोग या पंडित लोग जो पूरी विद्या भी नहीं लेते और इसके बाद क्या बोलते हैं, बांटते भी नहीं है, विद्या लेते भी नहीं है और उस विद्या को प्रचार भी करते हैं और किसी को कुछ भी बोलते। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो भी है वन ऑफ माई गुरुस, सबसे पहले मैं एक पंडित जी की शरण में गया था। मेरी मकर लगन की कुंडली है, मेरी अपनी जी। तो क्या तो मैं पूछना था और कुछ पूछा मैंने उनसे और उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने बोला जब शनि की पूजा कराओ और शनि का दान करो। मकर लगन की कुंडली, शनि का दान करो। अब उस समय मेरे को नॉलेज नहीं थी और शनि मेरा बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। मैंने उसको बोला आप आ जाओ। वो आए, उन्होंने मेरे घर पे मेरी पूजा करी। पूजा करने के बाद उन्होंने मेरे हाथ से लोहे का दान करवा दिया जी। वो दान करवाने के बाद मुझे अच्छे लगे। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को शरण में ले लो, मुझे कुछ सिखाएं आप। उन्होंने फिर मुझे सिखाने के लिए बोला कि आप रोज जो है मेरे मंदिर आ जाइए, मैं आपको 1-1.5 घंटा सिखाऊंगा। जी। मैं उनके पास रोज चला जाता था, ऑफिस के बाद सीधा उनके पास जाना, शाम को 1-1.5 घंटा उनके साथ सीखना, पढ़ना, तो वापस आ जाना। जब थोड़ा 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 ज्ञान होने लग गया तो मुझे उन्होंने बोला अपनी कुंडली दिखा के कि अब देखो मेरी गुरु की दशा स्टार्ट होने वाली है और अब तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ जाऊंगा। अब उस समय हम तो सीख रहे थे तो हमको तो इतनी नॉलेज थी नहीं। मैंने कहा अच्छा जी, गुरु की दशा आने वाली है तो अब गुरु के बारे में तो हम इतना तो पढ़ ही चुके थे कि गुरु क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु उनके अष्टमेश और एकादश थे जी। और गुरु बैठे हुए थे, जहाँ तक मुझे आज याद है, 6 या 12वें स्थान पर, यानी कि केंद्र त्रिकोण में नहीं थे। जी। तो गुरु की दशा उनको अच्छे फल कैसे दे सकती है? सिर्फ दशा देख के आप ये नहीं देख रहे मेरे गुरु बैठे कहाँ हैं, मेरे गुरु किस भाव के स्वामी हैं, मेरे गुरु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, गुरु के ऊपर कौन सा प्रभाव आ रहा है, पाप प्रभाव आ रहा है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है, गुरु अच्छे के साथ बैठा है या नहीं बैठा। सिर्फ वो गुरु की दशा है इसलिए वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने गुरु की दशा में भी लोगों को रुलते हुए देखा है। बिल्कुल, अगर आपका स्वामी कहाँ का बैठा हुआ है, कहाँ का स्वामी है, उसने जरूरी नहीं है कि वो गुरु है तो अच्छे फल देने हैं। राहु भी हो सकता है आपको बहुत अच्छे फल दे जाए। जी। तो ये सोच है जो लोगों को हमें समझानी चाहिए। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। आधी अधूरी नॉलेज के साथ नहीं। मेरा कहना है लोग जो इस फील्ड में आए या इसको सीखना चाहें वो ये मान के चलें कि मुझे 2-3 साल तो कम से कम लगाने हैं। जी। और ये मान के चले 2-3 साल में मैं शायद बेसिक फंडामेंटली सीख पाऊंगा। अगर वो मान के चले कि मैं 6 महीने में ज्योतिष बन जाऊंगा तो बस वहाँ गड़बड़ है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी। आज मैं 15 साल के बाद ही मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कोई किताब में से कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। मुझे लगता है ये तो मुझे आता नहीं था, इसको ग्रहण करें और इसको लगा के देखें 10-15-20 कुंडली में, तब समझ में आती है कि हाँ ये सूत्र काम कर रहा है नहीं कर रहा, या ये चीज क्या नहीं ठीक है। क्योंकि मैं भी एक ज़माने में यही मानता कि राहु शनि मतलब खराब है, लेकिन आज मैं मानता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा भी बहुत खराब हो सकता है, गुरु भी बहुत खराब हो सकता है। चूंकि हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि एक ही व्यक्ति पर संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी वजह से हम लोगों ने तय किया कि भारतवर्ष के जितने भी ज्योतिष के आचार्य हैं, सभी लोगों के पास में अपना एक अनुभव, अपना एक ज्ञान है, अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक जर्नी है, अपना एक देश काल परिस्थिति है। बहुत बढ़िया। इसी वजह से हमने प्रयास किया कि हम सभी लोगों के इंटरव्यू करें और उनके एक्सपीरियंसेस को हम जानें। उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस लिया, जिससे कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस और उनके द्वारा सटीक अनुभूति और उनके द्वारा जब सटीक उपाय, जिस पर वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके कि ऐसा तो होता ही होता है और इस उपाय से लाभ मिलता ही मिलता है,
बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सभी लोगों के विचार, सभी लोगों के वर्षों के एक्सपीरियंस जब एकत्रित होंगे, तो हमें सभी लोगों से कुछ ना कुछ अनुभूत, सटीक और एक एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, जिसपे हम कह सकते हैं कि किसी के वर्षों की मेहनत का सभी को आपस में लाभ मिले। बहुत बहुत बढ़िया सोच है और एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। और मेरी तरफ से जो भी आपको सहयोग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग सामने आएँ, आपके इस नेक कार्य हम दें और भगवान आपको सफलता प्राप्त करे। जो आप सोच है बहुत अच्छी सोच है, मैं बिल्कुल जी। सहमत हूँ उससे। और इससे क्या होगा कि जैसे कि अभी हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट थिंक है वो ये है कि आप जैसे जो ज्योतिष के आचार्य हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम लोग एक एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस करें। तो एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या ओके। होगा, हाँ, एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या होगा कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि उनका जो पूरा बैक है वो पूरा साइंटिफिक, पूरी उनका मतलब एक साइड है, तो एक साइंटिफिक साइड ले लें, साथ में 4 5 6 ज्योतिष के आचार्य एक साथ में कॉन्फ्रेंसिंग पर हों, जिसके माध्यम से सभी लोग अपने अपने विचार और अपने अपने मत प्रस्तुत करें और कोशिश करें किसी एक विचार पर आने की। तो जरूर। इससे भी कुछ ना कुछ बेटर निकलेगा, ऐसी भी हमारी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल हम इस जी प्रकार बिल्कुल। से काम कर रहे हैं। डिस्कशंस करने से, मंत्रणा करने से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ जी। बाई प्रोफेशन। जी। और मैं एमबीए भी हूँ। और मैं एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया है। जी। और आप देखो ग्रेजुएशन मुझे कहाँ ले आई। तो अब यहाँ पे हूँ, इस फील्ड के अंदर हूँ। जी। तो तो अब मैं आप, बिल्कुल, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका साइंटिफिक वे में ज़्यादा है, लॉजिक वे में ज़्यादा। लॉजिक कई चीज़ें में लॉजिक नहीं मेरे को मिलता तो मुझे वो समझ में नहीं आती बात, चाहे वो ज्योतिषी क्यों ना हो, वो हजम नहीं होती है। तो कई बार कोई एस्ट्रोलॉजर अगर बात करता है तो हम लोग आपस में डिस्कशन ही करते हैं, बट जी। करते करते भिड़ भी जाते हैं कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आई, ये लॉजिक चाहिए इसका। जी। आपने बोला कि ऐसे ऐसे सूर्य शनि, ऐसे ऐसे, सिर्फ सूर्य शनि पिता पुत्र है और उसके बावजूद भी 36 का आंकड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या फल नहीं देंगे क्या? सही सिद्धांतिक मित्र तो है ही, सही बात है। बाप बेटे तो फिर भी है ना। नैसर्गिक मित्र हो सकते हैं। आवश्यक नहीं हाँ। कि सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, तो हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है प्रोफेशनल बहुत अच्छा वो युति कंजक्शन करे। बहुत बहुत सूर्य शनि आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है, जी। अ, बिल्कुल दिला सकती है। और लेकिन सूर्य शनि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक सैद्धांतिक मित्रता, क्योंकि हम लोग 3 तरह की मित्रता तो देख लेते हैं, नैसर्गिक देख लेते हैं हम लोग, मित्रता शत्रुता देख ली हमने, उसके बाद तत्कालिक देख ली, लेकिन सैद्धांतिक तो हम लोग भूल जाते हैं जी। कि सूर्य शनि है तो पिता पुत्र, जी। पिता पुत्र का नुकसान एक लेवल तक कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ मानना है कि सूर्य शनि मतलब वो तो बोल देते हैं जी पहले तो गड़बड़ हो गई जी, बिल्कुल गड़बड़ हो गई जी, ऐसा नहीं है। अब भौतिक दैविक दैविक तीनों में से किसका नुकसान हो रहा है वो तो डिपेंड करेगा कि युति कहाँ पे हो रही है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो पिता ही पुत्र का साथ देगा और पुत्र भी पिता का साथ देगा, तो इसलिए सूर्य शनि की युति भी खराब नहीं हो सकती। जी। खराब है मैंने नहीं बिल्कुल बोला कि 100% ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी देखने पड़ेंगे, बहुत सारी हमको देखने पड़ेंगे कि क्या दृष्टि आ रही है, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे। लेकिन सिर्फ ये बोल देखते ये बता देना है कि ये बैठे हुए हैं तो खराब है, तो वो गलत है, मेरा ये कहना है। जी। तो साइंटिफिक में उसको समझना बहुत जरूरी है कि इसके लिए उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक सूर्य शनि की कहानी सबको पता है, जी। उसकी वजह से उन दोनों में दुश्मनी तो नहीं कह सकते ना, एक मतभेद था, जी। लेकिन उस मतभेद को हमने आज दुश्मनी में हमने बना दिया। जी। तो हमने मान के चलते हैं सूर्य शनि बैठे होंगे तो गड़बड़ है। जी। जबकि मेरा ये मानना है कि गड़बड़ नहीं है, हो सकता है कुछ भौतिक रूप में तो जरूर देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करते हैं वो। जी। वक्त आएगा, खराब वक्त आएगा। अगर इसको अब इस तरह से मानिए, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ सूर्य नीच का होते हैं वहाँ नीच भंग कौन करता है? शनिदेव कर, शनि। सिमिलरली शनि जहाँ नीच के होते हैं वहाँ नीच भंग कौन करता है? सूर्य करते हैं। तो फिर दोनों सैद्धांतिक मित्र है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके नीच भंग कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हम ये चीज कैसे भूल जाते हैं, ये चीज लोग कैसे इसको नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है।
ऐसे ऐसे कुछ अनुभूत वैदिक ज्योतिष के सूत्र जिनको आप अप्लाई करके बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकलती हो, आपका अनुभव रहा हो कि इस सूत्र से कैलकुलेशन करने पे, जैसे बहुत से लोग जन्म संपद विपत क्षेम प्रत्यरी संपदा तारा चक्र से बहुत से लोग प्रिडिक्शंस करते हैं गोचरीय। बहुत से लोग कुछ फलित सैद्धांतिक मतलब कहते हैं कि भाई ये लग्न है तो ये नेचर तो होगा ही होगा, बाकी चीजें तो बदलती रहेंगी, बट कुछ चीजें जो बिल्कुल सटीक हों, जो आपने मेरा मतलब की हो। मैंने ज्योतिष जब पढ़ा, मैंने बोला ना, मैंने उसको साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश की, लॉजिक लगाने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने देखा कि क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, कहाँ बनते हैं, और उसके हिसाब से प्रोडिक्शन की। मतलब जो भी आपने चीज़ें बोली हैं, मैं सिर्फ उसको आंखें बंद करके मैं नहीं देखता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है देखने का। जी जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे राहु शनि है। जी अब राहु शनि की युति हो या शनि से दूसरे भाव में राहु बैठा हो, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि ऐसे जातक 30 साल तक तो कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल करते ही करते हैं। जी वो 30 साल तक उनका स्टेबल होना कर्म क्षेत्र में, जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तो ये एक सूत्र है जिसको आप लगा सकते हो, और लगा के आप देखोगे तो आपको मिलेगा। राहु शुक्र है, राहु शुक्र में भी मैंने देखा है कि लेडीज की कुंडली में राहु शुक्र होगा तो मैंने तो देखा है कि वो लड़की 100% सुंदर होएगी होएगी, क्योंकि राहु शुक्र जी दोनों, राहु शुक्र को अपना क्या बोलते हैं उसको, गुरु मानते हैं। तो राहु शुक्र की युति खराबी दे सकती है, दैहिक में दैविक में खराबी दे सकती है, लेकिन भौतिक सुख बहुत देगी। जी ये तीनों में जब आप बांटना शुरू करोगे, क्योंकि एक ग्रह बुरे फल दे रहा है, तो वो बुरे फल हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों के इकट्ठे नहीं देगा, तीनों को इकट्ठे खराब फल नहीं देगा। वो हो सकता है अगर हेल्थ खराब कर रहा हो तो वेल्थ दे रहा हो, वेल्थ खराब कर रहा हो तो हेल्थ खराब दे रहा हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक ग्रह खराब है तो वो बिल्कुल ही बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये 9 ग्रह ही है था जिन्होंने सबको देना है हमको। बिल्कुल सही। पूरे आपकी जीवन की हर चीज आपको इन 9 ग्रहों ने देनी है। अगर एक ग्रह आपके अगेंस्ट हो जाए तो काम तो खत्म हो गया जी। अगर मान लिया इनमें से कोई त्रिकोण का स्वामी हो गया तो आप तो गए काम से। तो ऐसा नहीं है। जी और 2 ग्रहों को छोड़ के बाकियों की तो राशि भी 2-2 है, तो उनका तो एक ग्रह शनि खराब हुआ तो यानी कि 2 घर खराब हो गए। कालपुरुषी कुंडली मैंने ली तो मेरा कर्म भी खराब हो गया और मेरा एकादशेष भाव भी खराब हो गया, मेरा तो गेन भी खत्म हो गया, मेरी तो इनकम भी खत्म हुई, आय भी खत्म होगी और मेरा कर्म भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। वो जी एक का रिजल्ट दे रहा होगा तो दूसरे का रिजल्ट नहीं। मेरा ये मानना है कि सूत्र जो हैं आप अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। कुछ सूत्र आपको शास्त्रों से मिलते हैं और कुछ आपको एक्सपीरियंस से बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने देखा चंद्रमा और बुध चंद्रमा और बुध शत्रु हैं आपस में, जी और सिमिलरली चंद्रमा और गुरु जब आप मान के चलो तो आप क्या मानोगे, उसको शत्रु मानोगे या मित्र मानोगे? किंतु चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता। मैं अभी आ रहा हूँ उस बात पे भी, और इसका कभी मैं जवाब दूंगा जाने से पहले। जी चंद्रमा और गुरु को भी लोग बोलते हैं कि ये शत्रु नहीं है, लेकिन अगर आप देखें, अगर पूरी आपको चाणक्य इसके कथा की यदि बात करें तो। कथा की अगर आप बात करें जी तो चंद्रमा ने गुरु के साथ क्या किया, जी और उसके बाद शिव भगवान ने फल दिया, उनको वरदान दिया चंद्रमा को श्राप से निकालने के लिए, गुरु के श्राप से निकालने के लिए। तो उसकी वजह से चंद्रमा घटित भी होता है और बढ़ता भी है, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जी और चंद्रमा के ऊपर दाग भी शायद उसी क्या बोलते हैं श्राप की वजह से दिखते हैं। तो चंद्रमा बहुत खराब भी हो सकता है। बिल्कुल मैंने चंद्रमा देखा जिनका बहुत खराब फल देता है। वो चंद्रमा मतलब लिटरली समझाने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, पीट देता है बिल्कुल। लोग ये बोलते हैं कि चंद्रमा, जैसे आपने बोला चंद्रमा तो किसको शत्रु मानता नहीं, लेकिन चंद्रमा अगर शत्रु नहीं मानता, लेकिन तो चंद्रमा के साथ अंतरदशाएं, अगर चंद्रमा की दशा आएगी तो अंतरदशाएं तो किसी ना किसी शत्रु या मित्र की आएंगी ना। अगर वो किसी को भी नहीं मानता तो खराब कैसे कर देगा, लेकिन वो खराब कर देता है।
सब कुछ खराब कर देता है। चंद्रमा जब हिलाता है तो मन से लेके दिमाग से लेके कैश फ्लो तक सब कुछ हिल जाता है। जी। तो किंतु चंद्रमा बहुत खराब हो सकता है। शास्त्र, तो ये जी थोड़ा सा कथा और इस तरह से सूत्र आप बनाएंगे जब अपने उससे। अब चंद्रमा बुध दोनों बैठे हों, गुरु की राशि में बैठे हों, एक कलंक योग बन जाता है। एक चंद्रमा और बुध अगर गुरु की राशि में बैठे हों तो ये कलंक योग बना देंगे। आपकी दशा अंतरदशा जब इस तरह की चलेगी तो आप पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का एलिगेशन जिसको बोलते हैं, एक कलंक लगेगा। और वो कथा को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हुआ। जी। तो कथा सिमिलरली में चंद्रमा। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछने वाले थे आप। यही कह रहा था मैं कि चंद्रमा स्पेसिफिक किसी को शत्रु नहीं मानता। करेक्ट है। अब मन पर यदि विस्मयकारी स्थितियां लग जाए तो बात अलग है, क्योंकि जल का कलर नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट है जी, आपकी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। जी। लेकिन मैंने क्या बोला, चंद्रमा शत्रु नहीं मानता, वो नैसर्गिक मित्रता शत्रुता की बात हुई ना। हम जी। सैद्धांतिक मित्रता शत्रुता नहीं लगाते हैं। जी। अब सैद्धांतिक में अब बुध उनका फिर शत्रु कैसे हो गया चंद्रमा का? ऐसी परिस्थिति में फिर गजकेसरी योग आप विफल मानेंगे। कौन से योग? गजकेसरी जो योग होता है। गज केसरी योग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोलते हो। अगर चंद्रमा गुरु साथ बैठे हुए हैं, मान लिया मैंने, और केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं और गज केसरी योग बना रहे हैं, या लगन में ही बैठे हुए हैं, साथ में बुध बैठ जाए, क्या हो जाएगा? खराब हो गया वो योग दूषित हो गया। उस योग का वो फल नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो, चाहे वो गुरु की राशि क्यों ना हो, किंतु चाहे वो चंद्रमा की राशि क्यों ना हो। वो फल योग खत्म नहीं हुआ लेकिन दूषित हो गया। उस योग में जो बल था वो बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया। किंतु चंद्र और बृहस्पति के यदि हम सैद्धांतिक यदि हम शत्रुता यदि मानते हैं तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट और मतलब शुद्ध यदि गजकेसरी यदि योग भी हो तो फिर वह भी फलित माना जाएगा कि अथवा नहीं माना जाएगा। मैंने बोला ना, उसको दूषित कौन कर रहा है वो साथ में देखो, दूषित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने बोला चंद्रमा से गुरु मान लिया 10वें भाव में बैठा हुआ है, जी। वो अलग परिस्थिति है। लेकिन चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हुए हैं और बुध साथ में आगे बैठ जाते हैं। अब बुध क्या हुआ, गुरु के साथ भी गड़बड़ होगी, चंद्रमा के साथ भी गड़बड़ होगी, चंद्रमा गुरु के साथ भी गड़बड़। अब चंद्रमा गुरु का जो आप गजकेसरी योग की आप बात करते हो, हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि 9 ग्रहों ने सारे योग बनाने हैं। तो जब योग बन रहे हैं वो योग सिर्फ क्या बोलते हैं, नैसर्गिक शत्रुता मित्रता से नहीं बन रहे हैं। जी। और योग जब बने हैं उसमें कालपुरुष की कुंडली भी सामने रखनी पड़नी बहुत जरूरी है। जी। नैसर्गिक और तत्कालिक मित्रता और सैद्धांतिक मित्रता, तीनों मित्रता को आपको देखनी बहुत जरूरी है। मैंने बोला दूषित योग कब हो रहा है, जब उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव आ गया। अब यहाँ पे पाप प्रभाव क्यों आ गया? क्योंकि बुध साथ में आगे बैठ गया। ऐसे राहु बैठ जाए तो राहु भी गड़बड़ कर देगा। मैं गुरु शनि की युति जो है कालपुरुष की कुंडली में धर्मा कर्मावती योग बनाती है, जी। लेकिन राहु बैठ जाए तो साथ क्या करेगा? शास योग भी बन गया, चंडाल योग भी बन गया, उस योग को तो दूषित कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु शनि की वो युति ने जो फल देना वो नहीं देगा, वो देगा फल, लेकिन फल देने की क्षमता में बड़ा फर्क आ जाएगा। जी। जो 100% बल था वो शायद 10% रह जाए या 20% रह जाए या 50%। ये देखना पड़ेगा कि अगेन वो युति कहाँ हो रही है, उसके ऊपर फिर किसका प्रभाव आ रहा है, कौन से ग्रह का प्रभाव आ रहा है। वो ग्रह 6, 8, 12 का ग्रह तो नहीं है। जी। तो बड़े सारे चीज़ें हैं जो आपको अपने विज्ञान में लेने पड़ते हैं, अपने एनालिसिस में लेने पड़ते हैं और उसके बाद प्रेडिक्शन करनी। ये मेरा मानना है जी, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, ये मेरा मानना है। चूंकि हमारी बात हुई थी, सुश्री वर्षा पाठक जी हैं, एक शहर पड़ता है ग्वालियर, वहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उसमें वह संस्कृत की लेक्चरर है, संस्कृत मतलब ज्योतिष की लेक्चरर हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि किसी के लग्न में शनि बैठा हो तो शास्त्र कहता है कि जातक का रंग सांवला होगा, जातक का रंग सांवला हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कुछ बातें हैं, कुछ मिथक हैं जो आज के हिसाब से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि किसी का जन्म ही यदि मान करके चलिए वेस्ट इंडीज में हुआ है तो उसका यदि लग्न में शुक्र भी बैठ जाए तो भी उसका जो नेचुरल वर्ण रहेगा। तो
उन्होंने कहा कि इसके लिए देश काल परिस्थिति के आधार पर भी हम सूत्र के विचार करने के पहले हमें देश काल परिस्थिति जरूर देख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। ऐसा उन्होंने अब कहा। उसमें आपकी जो शुक्र राहु वाले जो वक्तव्य था उस पर मुझे ध्यान आया कि हो सकता है यह बात। नहीं, वो दूसरा हाथ लगाना तो बहुत जरूरी है। देश काल पात्र तो देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब आप कुंडली बनाते हो, जब नेटल चार्ट बनाते हो, आप वहाँ का लोकेशन लेते हो कि आप कहाँ पैदा हुए हो, ताकि आपको वहीं से एक तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको परिस्थिति देखनी है, ग्रहों की परिस्थिति उस समय क्या थी। वो तो एक चार्ट तो बन गया। आप चार्ट बनना तो एक अलग आपका वो था। लेकिन साथ में आपको अब दिमाग में ये भी रखना है कि मेरे पास आया कौन है। अब मैं राहु शुक्र की युति 10 चीजें और बताती हैं मेरे को, लेकिन मेरे सामने जातक या जातिका बैठी हुई है और वो किसी गांव से आई हुई है जी। अब मैं राहु शुक्र की युति देख के उसके बारे में वो प्रोडिक्शन नहीं करूंगा जो मुंबई से लड़की आई हुई है। किंतु बहुत सिंपल है, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। किंतु और मेरे तो किंतु हाँ जी, आवश्यक है कि जो गांव से आई हुई है उसका राहु और शुक्र वो फलित ना दे, और जो मुंबई से आई है उसमें वो फलित दे। बिल्कुल बिल्कुल। देश काल परिस्थिति आपको देखनी बहुत जरूरी है। वैसे तो इसमें कहते हैं कि हमारे एक गुरु तो ये भी बोलते थे कि आप डीएनए भी चेक करो, यानी कि आपके पास जो जातिका आई है, आपको थोड़ा अगर उसका बैकग्राउंड पता हो, बैकग्राउंड का मतलब फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, अगर हल्का सा भी आइडिया हो तो उससे भी आपको ज्ञान हो जाता है कि ये किस परिवार से है। तो ये डीएनए का थोड़ा आइडिया अगर लग जाता है तो आपके लिए कुछ इस तरह की स्पेशली जब प्रोडिक्शन करनी होती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, बीमारी की कर रहे हो आप प्रोडिक्शन, एजुकेशन की कर रहे हो या प्रोफेशन की कर रहे हो, मेरे ख्याल से उसमें ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं राहु शुक्र की युति की बात कर रहा हूँ तो ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ये कैलकुलेशन में आपको दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने बोला जिनकी अभी आप बात कर रहे थे, शनि लगन में बैठे हुए हैं तो उन्होंने रंग के बारे में बात कर लिया, जी। तो वो उन्होंने दूसरा तीसरा हाथ लगाया नहीं। सिर्फ एक ग्रह के लगन में बैठने से आप नहीं बता सकते कि उसका रंग क्या होगा, क्योंकि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश के किसके साथ बैठा हुआ है। लगन के ऊपर किसी की दृष्टि आ रही है, गुरु की दृष्टि आ रही है कि चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, किसी की दृष्टि आ रही है नहीं आ रही, वो भी तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान में लोगे। सिर्फ एक ग्रह के वहाँ बैठने से प्रिडिक्शन करना वो गलत है। किंतु सारा हाथ लगाना, वो सारा एनालिसिस, वही एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि अब किसी का जन्म ही यदि श्रीलंका हुआ है और मूलभूत यदि वो वो तो श्रीलंका, देश, अब श्रीलंका की अगर आप बात करो तो जैकलिन फर्नांडिस कहाँ पैदा हुई है, किंतु श्रीलंकन नहीं है क्या वो? मूल मूल प्रकृति उनकी भारतीय है। मूल प्रकृति चल कोई भी हो, देश काल पात्र, इसीलिए जो हमारे जो ग्रंथ जो है उसको साइंस, इतना बड़ा साइंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने सारे हाथ रखे, आपको सिखाने की हर तरह से कोशिश करी कि आप ये नहीं है कि एक लगन कुंडली आपने बनाई है और लगन कुंडली बनाते ही आप जो भी आप बात करोगे वो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, बरेली में बैठा हुआ बंदा या वो जातक अफ्रीका में बैठा हुआ, सारे एक समान नहीं होंगे। जी। आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एक एक मेरे गुरुओं ने एक बात सिखाई थी मेरे को कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। एक एक अस्पताल के अंदर दो माओं की डिलीवरी हो रही होती है जी। एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बेड में साथ साथ हैं, दोनों का बेड भी साथ लगा हुआ है। जी। एक बच्चा जो है वो पंजाबी घर से है और दूसरा बच्चा जो है वो साउथ इंडियन है। जी। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि साउथ इंडियन पंजाबी बोलने लग जाए और पंजाबी बच्चा साउथ इंडियन बोलने लग जाए। पैदा भी एक जगह पे हुए हैं, जन्म स्थान भी एक जगह है, सब कुछ एक जगह है, लेकिन उसने साउथ इंडियन अपनी भाषा ही बोली और पंजाबी ने अपनी भाषा पंजाबी बोली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं डीएनए की बात कर रहा था, वो डीएनए का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं किस फैमिली से आया हूँ, वो फैमिली का असर आएगा। अब जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है या अफ्रीका में पैदा हुआ है उसका डीएनए अफ्रीकन है, लेकिन वहाँ पे जब इंडियन चला जाएगा, हिंदुस्तानी जाके अगर उनका कोई बेबी होगा तो वो जरूरी नहीं है कि उनकी तरह से ही काला होगा, वो गोरा हो सकता है, जी। वो सांवला हो सकता है, क्योंकि उनका डीएनए जो है वो डीएनए कहाँ से आ रहा है, वो डीएनए उनकी फैमिली से आ रहा है। वो फैमिली देखनी भी आपको बहुत ज़रूरी है। जी। तो ज्ञान इतनी बड़ी चीज़ है कि
बैठ जाओ तो। बिल्कुल। आज आपसे कुछ बातें मुझे बहुत नई सीखने को मिली, जैसे कि आपने एक तो स्पेसिफिक आपने डिस्कस किया कि डीएनए, दूसरी बात आपने कहा कि कोई भी ग्रह हो जरूरी नहीं है कि वो मतलब नैसर्गिक मित्र अथवा शत्रु हो, उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य देखना, यानी कि तो आपने जरूरी है। सबसे अच्छी बात कही कि पौराणिक उसका मत जरूर देखिए कि पुराण के बिल्कुल। ग्रंथ में उसका अवलोकन क्या कहता है, क्योंकि क्या कहता है। ज्योतिष को वेदों का अंग कहा गया है, वेदांग कहा गया है। ज्योतिष को वेदों का केवल नेत्र कहा गया है। कहते हैं कि जरूर। शास्त्र, यदि ज्योतिष शास्त्र की यदि परिपूर्णता देखनी है तो न्याय, दर्शन, छंद और मीमांसा इत्यादि का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आपके अंदर जो मैंने जिज्ञासा देखी, जिस प्रकार से आपने बताया कि मैंने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, कि जीवन में शिक्षा मिलने के लिए केवल आपका समर्पण भाव होना आवश्यक है, आप शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल तो करेक्ट, वो तो आपके बिल्कुल है। अंदर वो एक छवि नजर आती है, और सच कहूं तो आप लोगों की बदौलत ही हम लोग नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचेंगे। हम लोगों ने नाम भी इसीलिए इसका नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी रखा है। हाँ, बट रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि हम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, कभी कॉन्फ्रेंस अरे के लिए तो कभी जरूर जी। कुछ मार्गदर्शन के लिए, और बस आप इसी प्रकार से भी साथ हमें देंगे तो हम लोग मिलकर के शायद ज्योतिष को ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नजदीक तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के ऐसे प्रश्न हैं। तो मेरे भी बहुत होंगे, मैं भी बिल्कुल आप जैसे लोगों से सीखना चाहूंगा। अ, तो हो सकता है अगली बार उल्टा हो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हो, ताकि मेरे को भी कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल, इसके लिए ही हमने एस्ट्रो कॉन्फ्रेंसेस रखा है। हमारा जो एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य कारण है वो यही है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज्योतिषाचार्य आपस में चूंकि क्या होगा कि जब ज्योतिष के जब आचार्य होंगे तो हम लोग स्पेशली उसमें जो हमने सोचा है कि एक सिद्धांत के एक स्पेशलिस्ट हम जरूर रखेंगे, कि कोई भी चीज हम लोग जरूर मैच करेंगे उसमें कि जो बात आप कर रहे हैं वो सिद्धांत से ली गई हो, क्लासिक्स से उसका मत होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जिससे बिल्कुल। कि एक राइटिंग, एक लिटरेचर और एक ऑथेंटिकेशन आए, जिससे कि हम लोग मतलब कह सकें कि हाँ दैट्स ऑन ऑथेंटिक। That is तो इस absolutely। प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आपकी नजर में वर्तमान समय में ज्योतिष के अच्छे ज्योतिषियों का नाम, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो? अब जिनसे मैंने सीखा हो, आपके मतलब मित्र मेरे या अन्य मेरे मित्रों के। अन्य ऐसे ज्योतिष के आचार्य हों जिन पर आपको लगता हो कि वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके हम हाँ, इंटरेस्ट अच्छा अच्छा। हैं? वो मैंने कुछ नाम दिए थे उनको, विकास जी को। जी मैं दो तीन सोच के मैं और दे दूंगा आपको। बिल्कुल, जिन लोगों ने मतलब एक जो लोग ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नजदीक जाना चाहते हो। मैं उन्हीं का नाम दूंगा। हाँ, चूंकि क्या है कि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि ज्योतिष के अंदर से हम लोग अहम भाव कैसे खत्म करें, ज्योतिष के अंदर से हम अहंकार कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने में आ जाती हैं कि देखा है कि वास्तविकता तो ये है कि ग्रहों से हम चल रहे हैं, पर कई बार ऐसी परिप्रेक्ष्यताएं भी आ जाती हैं कि कुछ लोग ग्रहों को चलाना शुरू कर चुके हैं कि हमें पता चला जाएगा। तो एक वो अहम का भाव कैसे समाप्त करें, हम इस और भी मतलब फोकस्ड हैं। चूंकि मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं होते हैं, आपके कुछ प्रश्न होते हैं मैं आगे पूछता हूँ, उनके कुछ प्रश्न होते हैं मैं आगे पूछता हूँ। तो बस इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों का साथ मिले और इसको हम लोग बेटर करेंगे। जरूर जी। मेरा जो भी सहयोग होगा मैं आपको दूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार।